हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। इस पर हम पहले भी 3 वीडियोस कर चुके हैं, जिस पर मैंने अलग अलग टॉपिक्स के जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक्स हैं, सभी टॉपिक्स से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं आपको। अगर आप लोग वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इन पूरी सीरीज़ में नेट कॉमर्स का जो टॉपिक है, नेट का जो पेपर 2 होता है कॉमर्स के लिए, उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरी यूनिट दी गई है। उसमें बहुत सारे टॉपिक आपको दिए गए हैं, तो इस पूरी सीरीज़ में उन सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाली हूँ। तो जो नेट के स्टूडेंट्स हैं कॉमर्स के, उनके लिए तो ये पूरी सीरीज़ इम्पोर्टेंट है ही। साथ ही जिनका भी सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जैसे बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, एमकॉम के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए भी ये सभी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ एमसीक्यूज़ ही डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि साथ ही साथ मैं आपको कुछ ना कुछ उन टॉपिक्स के बारे में भी बताऊंगी डिटेल में, जिससे आपको टॉपिक भी समझ में आएंगे, क्लियर होंगे। तो ये हमारा पार्ट 4 है वीडियो का। इसमें हम कुछ और टॉपिक्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही एक बेल आइकन बना होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी वीडियो को। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन। इससे पहले हम 30 क्वेश्चन कर चुके हैं 3 पार्ट्स में। स्टार्ट करते हैं हम 31 क्वेश्चन को। वर्किंग कैपिटल कैन बी यूज्ड फॉर द परचेज ऑफ। तो ये वर्किंग कैपिटल चैप्टर का क्वेश्चन है। वर्किंग कैपिटल का जो चैप्टर है, बीकॉम में भी आता है, एमकॉम में भी आता है और नेट में भी दिया गया है। नेट के पेपर के लिए भी टॉपिक है ये, तो सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। वर्किंग कैपिटल का पूरा चैप्टर मैं आपको इस पर पूरी वीडियोस भी करवा चुकी हूँ। 2 वीडियो में मैंने आपको पूरे टॉपिक्स कराए हैं वर्किंग कैपिटल के, पूरी थ्योरी करवाई है। वहाँ पर जो भी टॉपिक होते हैं अच्छे से डिटेल में समझाया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उन वीडियोस का लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन पे आते हैं। वर्किंग कैपिटल जो है कैन बी यूज फॉर द परचेज ऑफ। किस चीज़ के, ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से किस चीज़ के परचेज के लिए वर्किंग कैपिटल यूज़ की जाती है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ए, रॉ मटेरियल। क्या रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए यूज़ किया जाता है वर्किंग कैपिटल को? बी, मशीनरी। क्या मशीन परचेज करने के लिए? सी, गुडविल। या फिर डी, लैंड एंड बिल्डिंग। तो देखिए, वर्किंग कैपिटल में हमने पढ़ा है पूरा एक सर्कल होता है। पहले रॉ मटेरियल जो है परचेज की जाती है, फिर उस पर वर्क किया जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस आता है, फिर फिनिश गुड्स आ जाती हैं, फिर उनको बेचा जाता है, फिर जो है डेटर होते हैं, फिर उनसे कैश रिसीव होता है, फिर कैश से माल परचेज करते हैं, फिर वापस रॉ मटेरियल हो जाता है। इस तरह से ये पूरा सर्कल चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर किस लिए यूज़ हो रहा है रॉ मटेरियल? इन सभी में ही वर्किंग कैपिटल यूज़ होता है, पूरे सर्कल में। ठीक है, थोड़े थोड़े टाइम के लिए पैसा फंसा रहता है कि एक बार हमने जब रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनने तक में पैसा हमारा फंसा रहेगा। ठीक है, फिर माल बिकेगा तब पैसे आएंगे। इस तरह से होता है पूरा सर्कल। तो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए कुछ पैसा शॉर्ट टर्म के रूप में फर्म अपने पास रखती है। यहाँ पर क्या है, रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, उसके लिए हमें पैसा जो है वर्किंग कैपिटल वाला पैसा ही हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो और जबकि ये तीनों चीज़ें जो दी गई हैं, मशीनरी है, गुडविल है या लैंड एंड बिल्डिंग है, ये सभी शॉर्ट टर्म में नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में आ जाती हैं ये चीज़ें। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होती है, वो लॉन्ग टर्म में आ जाती है, जबकि वर्किंग कैपिटल में कौन सा पैसा आता है, शॉर्ट टर्म का आता है। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल के लिए वर्किंग कैपिटल यूज़ की जाती है। तो आप लोग वो वीडियोस देखेंगे जो वर्किंग कैपिटल वाली हैं, वहाँ से और डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। सारा मैंने वहाँ पर बता रखा है, वहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, रॉ मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ कैपिटल बस्टिंग कॉल्ड बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। कैपिटल बस्टिंग का कौन सा मेथड है जो कि बेनिफिट कॉस्ट रेशियो कहलाता है, यानी कि उसका एक और नाम बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी है। तो देखिए, जितने भी मेथड्स हैं उनके और कौन कौन से नाम हैं वो भी हमें ज़रूर याद रखने हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। ए, पेबैक पीरियड मेथड। बी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। सी, एनपीवी मेथड यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। या फिर डी, पे आउट पीरियड मेथड।
तो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो किसको बोलते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड को बोला जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 33, द इन्वेस्टमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स इज मेड आफ्टर ए केयरफुल असेसमेंट ऑफ द वेरियस प्रोजेक्ट्स थ्रू। जो भी लॉन्ग टर्म में पैसा लगाया जाता है उसके लिए क्या है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म में पैसा लगा रहे हैं तो हमें पूरी अच्छी तरह से देखना पड़ेगा, ठीक है, कि कहीं गलत किसी प्रोजेक्ट में पैसा ना फंस जाए। तो लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए पूरी केयरफुली असेसमेंट के बाद जो है इन्वेस्ट किया है, तो इसको क्या बोला जाता है? ए सेल, बी फंड फ्लो, सी कैपिटल बस्टिंग या फिर डी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ए तो ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि सेल कर रहे हैं तो हम वहाँ पर कुछ पैसा लगा नहीं रहे, बल्कि हम माल बेच रहे हैं, हमारे पास पैसा आ रहा है, ठीक है। बी फंड फ्लो भी नहीं होगा। फंड फ्लो में दोनों चीज़ें आती हैं कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, इस तरह से फंड में इन्वेस्ट करना नहीं होता, इन्वेस्टमेंट नहीं होती ये, ठीक है। फिर डी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी ये नहीं आता। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी हमें अलग अलग जो हमारे जहाँ से फंड्स अवेलेबल हो सकते हैं उनकी हमें क्या क्या कॉस्ट आएगी वो कैलकुलेट की जाती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं, इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल का भी पूरा चैप्टर मैंने आपको अलग अलग वीडियोस में करवाया है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जो चैप्टर है जिनमें मैंने आपको सारा करवाया है, इसमें थ्योरी भी करवाए हैं, सम्स भी मैंने आपको करवाए हैं, सारे फॉर्मूलाज भी बताए हैं। तो ये सभी डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा उन वीडियोस से। वो वीडियोस आप जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। पूरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर वहाँ पर आपका कवर हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको इतना बता देती हूँ कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या होता है, जो अलग अलग फंड्स हमें अवेलेबल होते हैं जहाँ से हम फंड्स ले सकते हैं, पैसा उठा सकते हैं, जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है, या फिर डेप्ट होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं। तो उसमें कहाँ कौन किस जरिए से हम फंड उठाएंगे, उसमें कितना हमारी कॉस्ट आएगी, ठीक है। यानी कि हम अगर डेप्ट ले रहे हैं, डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, तो उसमें उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो हमारी कॉस्ट हो जाएगी। ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड देना पड़ेगा, वो हमारी कॉस्ट हो जाएगी। इक्विटी वालों को डिविडेंड देना पड़ेगा, वो हमारी कॉस्ट हो जाएगी। तो ये कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, ठीक है। और बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, सी बचा कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग में क्या आता है, उस वहाँ पर हमें बजट बनाकर देखते हैं कैपिटल का कि अलग अलग हम सोर्सेज में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे को इतना बेनिफिट होगा या ये चीज़ वहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो ये सभी कैपिटल को कहाँ पर लगाना है वो सभी बजट पूरा बनाया जाता है, देखा जाता है लॉन्ग टर्म से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे लॉन्ग टर्म का ही पूछा है कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया है प्रोजेक्ट में, वो किस में आ जाएगा, वो किसके थ्रू होगा, वो कैपिटल बस्टिंग के थ्रू होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैपिटल बस्टिंग। नेक्स्ट है द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एनी बिजनेस इज एन। किसी भी बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? ए एप्रोप्रिएट मिक्सचर ऑफ ए नंबर ऑफ सिक्योरिटीज। कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसमें क्या होगा, क्या जो है सभी चीज़ों का मिक्सचर होगा, अलग अलग सिक्योरिटीज़ का। बी इनकम, सी इंटरेस्ट या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए बिजनेस में श्योरली इनकम और इंटरेस्ट आते तो हैं, लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर में ये नहीं आते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट अलग चीज़ होती है और इनकम अलग चीज़ होती है, लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर में जो आ जाती है वो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है कि हमारे पास कौन कौन सी कैपिटल अवेलेबल है, हमारी कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या है, कितना उसमें इक्विटी है, कितना डेप्ट है, कितना प्रेफरेंस शेयर है, ये सभी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, कितनी हमारे पास अलग अलग तरह की सिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है, अप्रोप्रिएट मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ का मतलब यहाँ पर क्या है, डिबेंचर है, डेप्ट है, बॉन्ड्स है। तो अलग अलग सिक्योरिटीज़ जो हैं उनका अप्रोप्रिएट मिक्सचर, कितना मिक्सचर है, कितने परसेंट जो है डिविडेंड है, सॉरी डेप्ट है, कितना इक्विटी है, ये सभी देखना ये कैपिटल स्ट्रक्चर में आता है, ठीक है। तो हमसे यही पूछा है कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है बिजनेस का उसमें क्या होता है। तो यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा, अप्रोप्रिएट मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़। कैपिटल स्ट्रक्चर में ये दोनों चीज़ें देखी जाती हैं, डेप्ट और इक्विटी, ठीक है। इनकम, इंटरेस्ट, ये सभी चीज़ें कैपिटल स्ट्रक्चर में नहीं आती हैं। तो यहाँ पर आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज कॉल्ड एज डिविडेंड रेशियो मेथड। डिविडेंड रेशियो मेथड इनमें से कौन सा होता है? ए एसेट मेथड, बी इक्विटी मेथड, सी डेब्ट इक्विटी मेथड या फिर डी डिविडेंड यील्ड मेथड। तो डिविडेंड रेशियो मेथड किसको बोलते हैं? डिविडेंड यील्ड मेथड को बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेशियो एक्सप्लेन्स दैट हाउ मच पोर्शन ऑफ अर्निंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। क्वेश्चन कह रहा है कि इन सभी मेथड में से कौन सा मेथड ये एक्सप्लेन करेगा कि अर्निंग का कितना हमें डिविडेंड के रूप में देना है शेयर होल्डर को। कौन सा रेशियो ये हमें बताता है? ए इक्विटी डेब्ट रेशियो, बी पे आउट रेशियो, सी अर्निंग यील्ड रेशियो या फिर डी डिविडेंड डेब्ट रेशियो। तो कौन सा रेशियो हमें बताता है? पे आउट रेशियो। हमने पिछली वीडियो की थी उसमें भी 4 इस तरह से रेशियो दे रखे थे अलग अलग, उनको मैंने एक्सप्लेन किया था, आपको याद हो तो वहाँ पर मैंने बताया था कि पे आउट रेशियो में हम ये देखते हैं कि हम कितना डिविडेंड के रूप में पे कर रहे हैं। ठीक है। इक्विटी डेब्ट में क्या होता है कि इक्विटी और डेब्ट की रेशियो देखी जाती है। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि क्या हमारे पास इतनी इक्विटी शेयर अवेलेबल है कि हम अपना डेब्ट चुका सके, ये इसके ज़रिए देखा जाता है। ठीक है। अर्निंग यील्ड रेशियो में ये देखा जाता है कि कंपनी कितना अर्न कर रही है, कितनी उसकी अर्निंग हो रही है, वो रेशियो देखा जाता है। डिविडेंड डेब्ट में क्या देखा जाता है? डिविडेंड और डेब्ट का यहाँ पर कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है। लेकिन कितना शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में दिया है वो रेशियो अगर देखना है तो वो कौन सा रेशियो बताता है? पे आउट रेशियो। वो बताता है कि कितना हम पे कर रहे हैं एज डिविडेंड। तो हमसे यही पूछा है क्वेश्चन में, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पे आउट रेशियो। नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कंप्यूटेड बाय। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स किसके द्वारा कंप्यूट किया जाता है? यानी कि पीआई का हमसे फॉर्मूला पूछा है। फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, कई बार फॉर्मूलाज पर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ए है कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय पीवी। क्या है? कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय पीवी, क्या ये होता है फॉर्मूला? या फिर कॉस्ट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। सी है प्रॉफिटेबिलिटी डिवाइडेड बाय पीवी या फिर डी ऑप्शन है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय इनिशियल कॉस्ट आउटले। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो की कितनी पीवी है उसको डिवाइड करेंगे हम इनिशियल कॉस्ट आउटले से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है। ये फॉर्मूला है पीआई का। तो यहाँ पर आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर डी। 38 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। यानी कि कैपिटल बस्टिंग के डिसीजन में इनमें से कौन सा नहीं आता है? ए एक्सपेंशन प्रोग्राम, बी रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट, सी इन्वेंट्री लेवल या फिर डी मर्जर। तो देखिए कैपिटल बस्टिंग में कौन सा नहीं आता? इन्वेंट्री लेवल नहीं आता। उसके अलावा तीनों आ जाते हैं। एक्सपेंशन से रिलेटेड प्रोग्राम भी आ जाएंगे कैपिटल बस्टिंग में। मैंने बताया कि किस तरह से हमें बस्टिंग करनी है कैपिटल की, कहाँ उसको इन्वेस्ट करना है, किस प्रोजेक्ट में लगाना है, कौन से लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है। ठीक है। तो एक्सपेंशन किस तरह से बिजनेस को एक्सपेंड करना है, कहाँ पैसा लगाना है, कौन से प्रोजेक्ट में जिससे हमारा बिजनेस एक्सपेंड हो, वो एक्सपेंशन प्रोग्राम हम देखते हैं कैपिटल बस्टिंग में। इसी तरह रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट, कोई एसेट हमें चेंज करनी है, एसेट भी क्या है? लॉन्ग टर्म के लिए होती है। ठीक है। और कैपिटल बस्टिंग में भी हम सारे लॉन्ग टर्म डिसीजन लेते हैं कैपिटल से रिलेटेड। ठीक है। तो ये भी आ जाएगा, एसेट से रिलेटेड है ये भी हमारा कैपिटल बस्टिंग डिसीजन में आएगा। मर्जर, हमें कौन से बिजनेस एसोसिएट के साथ मर्ज करना है, कौन से बिजनेस को अपने में मिलाना है, ये सभी देखना है, ये भी लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होता है। ठीक है। एक तरह से एक्सपेंशन की तरह ही हो गया कि बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, हम मर्ज कर रहे हैं किसी के साथ में, तो ये भी कैपिटल बस्टिंग में आ जाएगा। लेकिन इन्वेंट्री नहीं आएगा। इन्वेंट्री क्या होता है कि जो हमने माल लिया है, कितना माल हमें लेना है, रॉ मटेरियल के लिए कितना लेना है, ठीक है, कितनी गुड्स हमें चाहिए, वो सभी चीज़ें इसमें देखी जाती है। ये शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, क्योंकि माल लगातार क्या है बिजनेस में आता रहता है, बिकता रहता है। तो ये जनरली क्या है लॉन्ग टर्म में नहीं आता। इन्वेंट्री जो आता है, स्टॉक कितना है हमारे पास,
कितना हमें स्टॉक रखना है गुड्स का, वो सभी चीज़ें हमेशा शॉर्ट टर्म में आती हैं। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में जो होती हैं चीज़ें वो कैपिटल बस्टिंग में नहीं आती, बल्कि वो किस में आती है, वो हमारी वर्किंग कैपिटल में आती है। तो हमसे कैपिटल बस्टिंग में कौन सी चीज़ नहीं आती वही पूछा था, तो इन्वेंट्री शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म का हिस्सा नहीं है, ये कैपिटल बस्टिंग में नहीं आएगी। आंसर हमारा सी हो जाएगा, इन्वेंट्री लेवल। क्यों होगा वो भी पूरा मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्म मार्केट वैल्यू इज नॉट अफेक्टेड बाय कैपिटल मार्केट। कौन सी अप्रोच ये कहती है कि फर्म की मार्केट वैल्यू अफेक्ट नहीं होती कैपिटल मार्केट से, ये कौन सी अप्रोच में ये बताया गया है। ए, MM हाइपोथेसिस, MM अप्रोच हमने पढ़ी है, MM अप्रोच में होता है क्या ये ट्रेडिशनल व्यू, क्या ट्रेडिशनल अप्रोच में होता है। सी, नेट इनकम अप्रोच, या फिर डी, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो किस में होता है ये, MM हाइपोथेसिस में होता है। MM अप्रोच क्या है, इररेलेवेंस थ्योरी होती है MM अप्रोच की। ठीक है, इररेलेवेंस थ्योरी वो ये कहती है कि कैपिटल मार्केट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता फर्म की मार्केट वैल्यू का। ठीक है, तो हमसे यही कहा गया क्वेश्चन में कि फर्म की मार्केट वैल्यू जो है अफेक्ट नहीं करती कैपिटल मार्केट को, यानी कि ये इररेलेवेंस थ्योरी है। और इररेलेवेंस थ्योरी कौन किस में कही गई है, MM अप्रोच में कही गई है, MM हाइपोथेसिस में कही गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हमें फॉर्मूला दिया है के ई इक्वल टू DPS डिवाइडेड बाय MP इंटू 100 में बी यूज इन। ये किस में यूज़ होता है ये फॉर्मूला, के ई यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस इंटू 100 किस लिए यूज़ होती है। ए, कैलकुलेटिंग कैपिटल स्ट्रक्चर निकालने के लिए, या बी, कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्विटी की कैपिटल कॉस्ट निकालने के लिए। सी, कैलकुलेटिंग डिविडेंड यील्ड ऑन इक्विटी शेयर पे डिविडेंड निकालने के लिए, या फिर डी, ऑल ऑफ दी अबव, इन तीनों ही के लिए। तो देखिए, अगर हमें फॉर्मूला पता है किसका है ये, तो हम आसानी से बता सकते हैं के ई क्या होता है, इसका मतलब क्या है, यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ई का मतलब क्या होता है यहाँ पर, इक्विटी की कॉस्ट कितनी है, इक्विटी कैपिटल की। ठीक है, तो और इसका ये फॉर्मूला है डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो चैप्टर है वहाँ पर ये सभी मैंने आपको करवा रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी का है, यानी कि इक्विटी कैपिटल की कॉस्ट क्या होगी वो कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल के लिए ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर। तो यही थे इस वीडियो के क्वेश्चंस। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, टॉपिक्स आपके क्लियर हुए होंगे। फिर भी कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच।